बड़े मौर्य संत जी को थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और जब वो मुड़ गए तो उन्होंने एक बच्चे को बड़े मसल के अंदर देखा और उसे आंख मारी। छोटा बच्चा होने की वजह से वो उनके हाथों में उस गोली को देख रहा था और हताश लग रहा था। बड़े मौर्य संत जी ने उसे गोली सौंप दी। मैं इसे आपको दे सकता हूँ। बड़े मसल ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत गोली लेने के लिए बाहर आ गया। जब वो इसे अपने मुंह में डालने ही वाला था, एक हरी बत्ती चमक गई और गोली जमीन पर गिर गई। बड़े मसल को हैरानी हुई ये देखकर। ये शिरीन को देखने लगा। मालकिन? बड़े मौर्य संत जी का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन साथ ही उन्होंने शिरीन को देखा। शिरीन, आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हैं। शिरीन ने आखिरकार उनकी ओर देखा। वो सीधे इस बात पर आ गई कि बड़े मौर्य संत जी, मुझे नहीं पता कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और मुझे उस बारे में जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। हालांकि मैं अब कभी भी आप पर विश्वास नहीं करूंगी। मुझे विश्वास नहीं होगा, आप कुछ भी क्यों ना कह लें। आज के लिए बस इतना ही। कृपया अपना ख्याल रखें। वो खड़ी हुई और बड़े मसल को उठाया। मुड़कर उसने उस जगह को छोड़ना चाहा। शिरीन, मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बड़े मौर्य संत जी मदद नहीं कर सके और आगे शिरीन से सवाल किया। शिरीन ने थोड़ी देर रुककर कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर उसने जवाब नहीं दिया। उसकी जगह उसने तुरंत टेलीपोर्ट किया और वहां से चली गई। बड़ी नदी के तट पर केवल बड़े मौर्य संत जी को छोड़ दिया गया था। जब हवा चली तो उनका बागा इधर उधर बहने लगा था। वो उस जगह को घूरते रहे जहां से शिरीन ने अभी अभी टेलीपोर्ट किया था और अपनी उंगलियां कस ली थी। किसी का भरोसा खोना इतना आसान था, लेकिन उसे फिर से हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। शिरीन, क्या तुम मुझे अब नहीं चाहती? वो वहीं खड़े रहे और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और जल्दी से दूसरी तरफ चले गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब वो नदी के बीच में पहुंच गए थे तो वो जादुई रुकावट द्वारा अवरुद्ध किए गए थे, क्योंकि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो हवा में मंडराते रहे और उस रुकावट को छूते गए। वो इसमें आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा स्थापित जादुई रुकावट थी। कोई जीवित वस्तु नहीं थी इस दुनिया में जो बाधा से गुजर सकती थी, जब तक कि कोई इससे छुटकारा पाने के लिए महान प्रयास का उपयोग नहीं करे। हालांकि ये तुरंत आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को सतर्क कर देती थी। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो इस रुकावट से गुजर सके, लेकिन शिरीन बिना किसी प्रयास के पार करने में सक्षम थी। उसने बाधा के अस्तित्व को महसूस नहीं किया और इसके साथ अपने आध्यात्मिक जानवर को भी वो ले गई थी। ये क्या हो रहा था? शिरीन ने जंगल में हवा मारक को पाया था और वो उस पर बैठ गई थी। उसने उसके सींग को थपथपाया और वो उसके आदेश को समझ गया। ये उसके मार्गदर्शन के अनुसार पहाड़ी से नीचे भाग रहा था। वैसे तो तीसरी चोटी में बहुत सारे क्रूर जानवर थे, लेकिन उसके पास हवा मारक और उसकी एक अनोखी स्तर 5 की आध्यात्मिक शक्ति वाला जानवर था। और 8 आध्यात्मिक शक्ति वाला जानवर मुफा द्वारा बाहर चमकते प्रकाश के साथ युग्मित कोई अन्य जानवर उसके दृष्टिकोण में आने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें इसीलिए पहाड़ी पर जाने के लिए एक सुगम यात्रा मिल गई थी। केवल एक दिन में वो पहली पहाड़ी तक पहले ही भाग चुके थे और छोटी पहाड़ी से गुजरने के बाद वो काले जंगल से बाहर निकल पाएगी। उसने एक पहाड़ी को पाया और आराम करने के लिए रुक गई। लड़ाई में उसने लगभग सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। काले जंगल से बाहर जाने से पहले उसे आराम करना था और उसे खुद को बहाल करना था। यदि वो गलत अनुमान नहीं लगाती है तो अंधेरे जंगल से बाहर निकलने पर उसे एक और लड़ाई लड़नी होगी। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि वो मर जाए, इसीलिए वो उसके इंतजार में बाहर छिपे हुए होंगे। उसने सूखे मांस के कुछ टुकड़े खाए और कुछ और पानी पी लिया। जब वो ध्यान करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी तो भंडारण झोले के अंदर मौजूद बड़ा मसल चिल्लाया, मालकिन, इस बैग के अंदर बहुत गर्मी है, मुझे कुछ ताजी हवा खाने की अनुमति दो। शिरीन ने उस बड़े मसल को बाहर आने दिया। बड़े मसल ने अपना खोल खोल दिया और बच्चे को अंदर से प्रकट किया। बच्चे ने अपनी बड़ी आंखों की जोड़ी के साथ शिरीन को देखा। मालकिन, जो अभी आदमी मिला था वो अद्भुत है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी अच्छी तरह से आग की रणनीति का इस्तेमाल करते देखा होगा। शिरीन ने इसे देखा। ये क्या इसने किसी उद्देश्य से पूछा था? ये उसे भ्रमित करने के लिए पहले भ्रम में बड़े मौर्य संत जी में तब्दील हो गया था और अब उसे ना जानने का नाटक किया था। तभी बड़े मसल को कुछ एहसास हुआ। मालकिन, मेरा मिराज जहर लोगों को भ्रम में डाल सकता है और भ्रम में जो दिखाई देता है वो उस व्यक्ति की कमजोर बिंदु होती है। ये केवल उस व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है जो इसमें फंस गया है। सच में मालकिन, मैं इसे नहीं देख सकता। केवल जब व्यक्ति अपने स्वयं की कमजोर बिंदु में फंस जाता है तो मैं लाभ उठा सकता हूँ और व्यक्ति को खा सकता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं देख सकता कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। क्या ये सच था? शिरीन को संदेह हुआ। बड़ा मसल उसके पास गया और बोला, मालकिन, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा।
आपने जो देखा है वो आपकी व्यथा थी, और कुछ ऐसा जिसमें आप काफी ज्यादा रुचि रखते हो। क्या वो उसके सभी कमजोर बिंदु थे? क्या इसका मतलब था कि वो महल मालिक के नग्न शरीर को देखने के लिए इच्छुक थी? नहीं, ऐसा नहीं था। वो महल मालिक के नग्न शरीर में दिलचस्पी कैसे ले सकती है? महल मालिक की छवि साथ ही उनके द्वारा पहले कहा गया शब्द उसके मन में प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपने विचारों को विराम दिया और अपने दिमाग के अंदर महल मालिक की छवि को गहरा रखा। मालकिन, तो वो कौन था? बड़े मसल ने जोर देकर पूछा। वो मौर्य कबीले के बड़े संत जी और अधिपति भी हैं। बड़े मसल ने अपना खोल खोल दिया। क्या वो बड़े मौर्य संत जी हैं? मैंने उनके कुछ चेलों को खा लिया था। शिरीन चुप थी। बड़े मसल ने बोलना जारी रखा। उनके सभी शिष्यों ने कहा था कि उनके गुरु मरने से पहले मुझसे उनका बदला लेंगे, और मुझे उनके गुरु का नाम भी बताया था। मैं हमेशा इस आदमी से मिलना चाहता था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे मिलूंगा, वो भी आज। मैंने हमेशा सोचा था कि वो एक बूढ़े व्यक्ति होंगे। मैं नहीं जानता था कि वो इतने युवा और अच्छे दिखने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी। शिरीन चुप रही और इसे पूरी बकवास करते रहने दिया। मालकिन, क्या बड़े मौर्य संत जी आपके कमजोर बिंदु हैं? अब आप बहुत परेशान और निराश लग रही हैं। मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ। वो एक सज्जन व्यक्ति लग रहे थे और उन्होंने आपको बचाने के लिए अपना सारा प्रयास किया था। इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। जब आप दुश्मन के साथ लड़ रही थी तो वो अच्छी तरह से समन्वित थे। मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे की तरह हैं और एक साथ अच्छे लगते हैं। शिरीन अभी भी चुप रही। मालकिन, वो गोली जो उन्होंने आपको दी थी, आपकी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एक दवाई देनी चाहिए थी। वो आपके लिए ईमानदार हैं बिना किसी मकसद के। शिरीन अब अपना सब्र खो बैठी थी। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर इशारा किया। क्या तुमने अपने शब्द समाप्त कर लिए? यदि तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें काट कर तुम्हें सूप में बदल दूंगी। बड़े मसल ने जल्दी से अपना खोल बंद किया और आगे बात करने की हिम्मत नहीं की। अंत में आसपास का वातावरण शांत हो गया और शिरीन को ठीक से ध्यान करने के लिए समय मिल गया। हाँ, वो जानती थी कि बड़े मौर्य संत जी द्वारा दी गई गोली उसके लिए अच्छी थी। हालांकि वह अब उन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती थी। जब भी वो उनसे मिलती थी तो उसे सतर्क रहने की जरूरत थी। उसने ये भी मान लिया था कि वो संभवतः दोनों जहरीली लाशें उनके द्वारा ही बनाई गई थी, ताकि वो उस नायक के रूप में प्रकट हो सकें जिसने उसे खतरे से बचाया था। अगर उसने ये नहीं देखा होता तो वो लगभग 2 जहरीली लाशों के पंजों के नीचे मरने वाला है, तो भी उसे शक था कि वो जहरीली लाशों के पीछे का व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बड़े मौर्य संत जी इस बार बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी क्षमता कमजोर हो गई थी। हालांकि वो 6 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे जब उसने उन्हें छोड़ दिया था। इस अवधि के दौरान शिरीन ने सुना था कि वो अपने कबीले के अंदर की तरफ चले गए। माना जाता है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अंदर जाने के बाद बढ़ाया था, न कि बहुत कम किया था। क्या वो जानबूझकर उसके सामने कमजोर बन रहे थे, या फिर वो तानिया को फिर से जीवित करने की कोशिश करने के बाद थक गए थे? अगर तानिया उनकी जिंदगी में वापस आ गई हो तो? हालांकि उसने बड़े मसल का मुंह बंद करवा दिया था और उसने उसे काफी धमका दिया था, लेकिन उसके दिमाग में कई विचार थे और वो ध्यान करने के लिए अपने मन के विचारों को केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, शिरीन, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति का अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने इस जीवन में अपने दम पर जीने का फैसला किया है। इसीलिए आपको उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इन सभी तुच्छ लोगों और मामलों के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। वोट खड़ी हुई और हवा मारक की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, चलिए बाहर चलते हैं अब। शिरीन के लिए ये एक सुगम यात्रा थी, क्योंकि वो काले जंगल को छोड़ रही थी और तो और उसे अब किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि वो काफी हैरान थी कि उसने काले जंगल के बाहर किसी भी घात लगाए हुए व्यक्ति का सामना नहीं किया था। एक धूप और तेज बहती हवा का दिन था और हवा काफी ताजा थी। काले जंगल के अंदर उन दिनों के दौरान अंधेरे नम वातावरण के साथ हवा लगभग स्थिर ही रहती थी। उसने कई दिनों से सूरज नहीं देखा था। जब उसने चौथी चोटी पर एक बार सूरज को देखा तो सोमदेव सिंह महल मालिक में अब बदल चुके थे। उन्होंने अचानक कुछ अजीब कहा था और वो भी वहां से भाग गए थे, और महल मालिक के काले जंगल को छोड़ने के बाद वो स्पष्ट आकाश को देखने का मौका उसे दोबारा एक बार भी नहीं मिला था। वो जंगल वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आया था। अंत में वह फिर से सूरज को देख पा रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो ताजी हवा में सांस ले रही थी तो वो महसूस कर सकती थी कि उसके फेफड़े आराम से फैल रहे हैं और उसके सीने में फंसी हवा भी निकल गई है।
वो काले जंगल से बाहर खड़ी थी और थोड़ी देर तक अंगड़ाई लेती रही। अंत में वो जंगल से बाहर आ चुकी थी। वो महल मालिक द्वारा निर्दिष्ट दिनों की तुलना में एक दिन पहले ही बाहर आ चुकी थी। एक रंगीन पक्षी गायब होने से पहले उसके सर के ऊपर उड़ने लग गया। शिरीन पक्षी पर नजर रख रही थी और उसने उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। उसने हवा मारक के फर को सहला दिया। ये पहली बार था जब हवा मारक काले जंगल में से बाहर आया था। वो थोड़ा उत्साहित था लेकिन डरा हुआ भी। शिरीन उसके तनाव को समझ सकती थी। क्या हुआ आपको? क्या आप डर रहे हैं? हवा मारक ने सर हिलाया और उसके हाथ पर रगड़ने के लिए अपने सर का इस्तेमाल किया। यह शिरीन के प्रति वफादार था क्योंकि उसने इसे दोनों जहरीली लाशों के पंजे से बचाया था। वो वास्तव में तनावपूर्ण था कि उस वक्त उसके सर पर सींग भी कांप रहा था। काले जंगल के बाहर बहुत सारे मनुष्य थे और मानव हमेशा उनका शिकार करना पसंद करते थे, इसीलिए वो डरा हुआ था। शिरीन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये दुनिया उतनी भयानक नहीं है जितना आप सोचते हैं। आपके पास मैं हूं ना आपकी रक्षा करने के लिए। उसकी हंसी ठंडी और चमकीली थी। उसमें लोगों को शांत करने की शक्ति थी। हवा मारक ने अपने हाथ के खिलाफ अपना सर रगड़ा और आखिरकार वो कांपना बंद हो गया। शिरीन हवा मारक पर सवार हो गई और तेज गति से पहाड़ी से उतरने लगी। पहाड़ के नीचे उसने चाय का एक बड़ा ठेला देखा। वो चाय का ठेला छोटा नहीं था। वो आकार में लगभग 5 एकड़ तक फैला हुआ था। जब उसने इसे दूर से देखा तो वो लगभग पहाड़ी के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से घेरने के लिए जिम्मेदार था। शिरीन ने हवा मारक को रुकने के लिए कहा। हालांकि वो पहले ही काले जंगल से बाहर आ चुकी थी, फिर भी ये जगह शांत थी, जहाँ लगभग कोई भी सभ्यता नहीं बसी हुई थी। यहाँ पर इतनी बड़ी चाय की दुकान बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वो जानवरों को चाय बेचना चाहते थे? कुछ तो असामान्य होना चाहिए इस ठेले के बारे में। शिरीन ने देखा कि ठेले के पर्दे नीचे गिर रहे थे और वो अंदर की चीजों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथ में तलवार कसकर पकड़ ली। ठेले पर लटकाए गए पर्दे बहुत साफ थे और ऐसा लग रहा था कि उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बने हैं। चाय के ठेले के अंदर सब कुछ बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया है। हालांकि शिरीन चांदी की घंटियां देख सकती थी जो चारों कोनों पर लटक रही थी। जब हवा चलती थी तो घंटी तेज बजती थी। उसने चाय के ठेले के पीछे जंगल को देखा। जंगल भी बहुत शांत था, लेकिन वो इसके अंदर कुछ हलचल महसूस कर सकती थी। क्या कोई घात लगाकर बैठा हो सकता है? शिरीन ने ये सब सोचा। घात लगाने को लेकर तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। हालांकि उसे घात लगाने के लिए इतनी बड़ी चाय की दुकान बनाने का कोई मतलब नहीं लग रहा था। हालांकि वो बहुत प्यासी थी। उसने इस खौफनाक चाय के ठेले में खुद को जाने से रोक दिया था। जब उसने हवा मारक को थपथपाया और उस जगह को छोड़ने की तैयारी की तो अचानक उसे कुछ तेज आवाजें सुनाई थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और शिरीन इसे देखकर हैरान थी। जब उसने ऊपर देखा तो चाय के ठेले पर लगे पर्दे उठे और अनगिनत लोग वहां खड़े उसे दिखाई दिए। भीड़ के बीच पहरेदार, नौकरानी, मंत्री, हाकिम सब थे। उनके बीच में वहां वास्तव में सम्राट खुद भी खड़े थे। वो खुश दिख रहे थे और अपने कुलपतियों के साथ वो एक साथ बाहर निकले। शिरीन, काले जंगल के माध्यम से निकलने में आपकी सफल यात्रा के लिए बधाई। महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह दोनों उसके पास खड़े थे। वो भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिरीन पूरी तरह से दंग रह गई। उसे ये भी संदेह था कि वो फिर से किसी भ्रम में पड़ गई है। महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह को देखना स्वीकार्य था, लेकिन उसने कभी सम्राट को खुद से यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ये सपने जैसे दिखने वाले चित्र सच थे, क्योंकि कई लोग काले जंगल से बाहर निकल रहे थे। ये आम लोगों और सेना के लोगों का एक बड़ा समूह था। लोग बहुत भावुक थे और सेनाएं अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। जाहिर है ये जंगल में शांत छुपे हुए थे, क्योंकि आम लोग सेना के नियंत्रण में थे। ये भीमपुर राज्य के लोगों का गौरव था जब वो काले जंगल के माध्यम से सुरक्षित रूप से बाहर आ सकी थी। खासतौर पे जब उन्होंने देखा कि शिरीन हवा मारक को अपने आध्यात्मिक जानवर के रूप में रखने में कामयाब हो रही है, तो उन्होंने और भी जोर से जयकारे लगाए। मुफा, जो शिरीन की आस्तीन में चुपचाप लेटा हुआ था, शोर सुनाई देते ही उसने अपने सर को आस्तीन से बाहर निकाला और सब कुछ देखा, और उसने अपने आसपास की भीड़ को अच्छे से देख लिया। उसके शरीर के चारों ओर बैगनी रंग का प्रकाश था और मुफा को देखते ही भीड़ अचानक शांत हो गई। ये किस तरह आठ वाला आध्यात्मिक जानवर था। हालांकि कुछ लोग मुफा की प्रजाति को पहचान नहीं पाए, लेकिन वो बता सकते थे कि ये अपने शरीर से बैगनी प्रकाश छोड़ रहा है। ये बताता है कि ये एक इस तरह आठ की आध्यात्मिक शक्ति का जानवर है। शिरीन, ये आपके पास? सम्राट ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और मुफा को दोबारा देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लग पड़ा था। वास्तव में शिरीन मुफा को अभी तक दिखाना नहीं चाहती थी।
मुफा तो आसपास की हलचल से बहुत आकर्षित हो गया था और वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के मामले में काफी मजबूत नहीं था। जब वो इसे अपने साथ ले आई तो ये एक हीरे की तरह था जो लोगों के ध्यान को, खासतौर पर बुरी नीयत को बाहर निकलवा सकता था। शिरीन ने जानबूझकर इसे अपनी आस्तीन में पड़े भंडारण झोले के अंदर छिपाया हुआ था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपने आप बाहर आ जाएगा। वो अभी भी नहीं जान पा रही थी कि सम्राट के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। तभी अचानक मुफा ने सोचा कि सम्राट के मुकुट के साथ खेलना मजेदार होगा और वो उनके सर पर कूद गया। सम्राट पूरी तरह से दंग रह गई। शिरीन ने बिजली की गति के साथ प्रतिक्रिया की और तुरंत सम्राट के सर से उस छोटे मुफा को नीचे उतार दिया। उसने फिर से अपने भंडारण झोले के अंदर उसे डाल दिया और जैसे कि वो सम्राट से माफी मांगने वाली थी, किसी ने चिल्लाते हुए कहा, "ये तो मुफा था। यह आध्यात्मिक जानवर मुफा की तरह लग रहा था।" जब इस व्यक्ति ने चिल्लाना बंद किया तो भीड़ उत्साह में और भी ज्यादा शोर करने लग पड़ी थी। ये चाय के बड़े ठेले के अंदर एक स्वागत योग्य समारोह था। भीड़ में सभी हंसी टिटोली कर रहे थे। शिरीन को मेहमानों की ओर से मुख्य स्थान पर बैठने का आग्रह किया गया था। महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह उसके बगल में बैठे हुए थे। वो बेहद भव्य और सर्वोच्च माना जाता था जब किसी देश के राजा ने अपने मंत्रियों का नेतृत्व इस तरह से शिरीन की वापसी के स्वागत के लिए किया था। समारोह के दौरान सम्राट ने पूछा, "शिरीन, ये भीमपुर राज्य के लिए बहुत शानदार खबर है कि आप वास्तव में 7 दिनों के भीतर काले जंगल से बाहर निकल आई है। आपने हमारे देश में अपना गौरव अर्जित किया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्या भविष्य के लिए आपकी कोई योजनाएं हैं?" जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो भीड़ अचानक शांत हो गई और उसे देखने लगी। जाहिर है सम्राट अप्रत्यक्ष रूप से महल मालिक के साथ उसकी शादी की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे। वो जानना चाहते थे कि वो क्या विकल्प चुनेगी। शिरीन ने नीचे देखा। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, एक नौकर चाय की दुकान में भागा चला आया और सूचना दी, "मेरे महामहिम आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने अपने संरक्षक कुंवर सिंह को यहाँ श्रीमती शिरीन जी को बधाई देने के लिए भेजा है।" दहशत में आकर सम्राट ने जल्दी से कहा, "आपका स्वागत है।" वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी हमेशा शिरीन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उसके जंगल से भागते ही उन्होंने किसी को यहाँ भेज दिया। क्या उन्होंने उस व्यक्ति को शिरीन को उनसे शादी करने के लिए मजबूर करने को भेजा है? भले ही आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने एक बार कहा था कि अगर शिरीन 8 दिनों के भीतर काले जंगल से बाहर आ पाती है तो वो सगाई को फिर से संशोधित करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये केवल एक चर्चा होगी। कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सगाई को खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा कौन आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से शादी नहीं करना चाहेगा भला? शिरीन भी कोई अपवाद नहीं होनी चाहिए थी। सम्राट मदद नहीं कर सके और उन्होंने शिरीन को देखा। वो आराम फरमाती लग रही थी। उसके मन के भावों को पढ़ना लगभग नामुमकिन था। फिर वो उसके साथ खड़े हो गए। कुंवर सिंह जोरदार कदम के साथ हॉल में प्रवेश कर रहे थे। बादशाह और अन्य लोगों का सम्मान करने के बाद उन्होंने शिरीन पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। "शिरीन जी, काले जंगल से बचकर निकलने के लिए बधाई हो। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने मुझे उनकी ओर से आपको बधाई देने के लिए भेजा है। मैं यहाँ आपको एक विनम्र उपहार भी पेश करने आया हूँ।" लोगों ने हैरानी से देखा क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने आज तक कभी भी किसी को उपहार पेश नहीं किया था। उन्होंने वर्षों पहले सम्राट की शाही शादी के वक्त सम्राट के लिए कुछ भी नहीं भेजा था। इसीलिए सबको हैरान करने के लिए काफी था कि इस बार उन्होंने अपने अनुयायियों को बधाई का तोहफा देने के लिए और शिरीन को एक उपहार पेश करने के लिए भी भेजा है। उपहार क्या होगा? ज्यादातर लोगों का ध्यान कुंवर सिंह पर चला गया था क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपने भंडारण झोले में छोटा सा नर्रा लकड़ी का डब्बा निकाला। डिब्बा खोलने के बाद एक कंगन जो मखमल की चादर के भीतर दफन देखा जा सकता था, देखा गया था। काले दिल का कंगन। ये काले दिल का कंगन था जिसे उनकी सगाई के लिए एक रखवाली के रूप में लिया गया था। शिरीन कंगन को थोड़ी देर के लिए खाली मन से देखने लगी। वो मुस्कुराई जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। हैरान सम्राट सभी पदों के पदाधिकारियों की ओर देख रहे थे। वो निश्चित रूप से कंगन को पहचान सकते थे, लेकिन वो उपहार के पीछे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के इरादे को समझ नहीं पाए थे। कुंवर सिंह अभी भी शिरीन को घूर रहा था। "आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने को कहा है। यह आवश्यक है कि शिरीन जी उसका उत्तर दें। कृपया प्रश्न पूछिए।" शिरीन ने अपनी पलकें उठा ली।
आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने एक बार शिरीन जी से एक वादा किया था, जो कहता है कि अगर आप इन 8 दिनों के भीतर काले जंगल से बाहर निकल पाने में कामयाब हो पाती हैं तो वो आपसे सगाई के त्याग के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपने क्या सोचा है? ये समय है जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को निश्चित रूप से अपने वादे का सम्मान करना होगा और आपको शादी के लिए वो मजबूर नहीं करेंगे। अगर शिरीन जी अभी भी सगाई को रद्द करना चाहती हैं तो आप काले दिल वाले कंगन को स्वीकार कर सकती हैं। आपको कंगन स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शादी चाहती हैं तो वो आपको भविष्य में एक और उपहार भेज देंगे। इन शब्दों के साथ कुंवर सिंह एक घुटनों पर गिर गए और शिरीन को कंगन प्रस्तुत किया। श्रीमती, क्या आप इसे स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? उसके इन शब्दों के उच्चारण के बाद भवन पूरी तरह से खामोश हो गया था। उसके जवाब की प्रतीक्षा में कई आंखें शिरीन से मिलने के लिए मुड़ी। शिरीन के चेहरे पर सूर्य की रोशनी प्रवाहित होती दिख रही थी और उसकी आंखें चमकती हुई। कंगन पर नजर पड़ते ही उसका रंग हल्का चमक उठा। गहरे काले रंग का वो कंगन कुछ हद तक बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। जो भी हो, ये हृदय विदारक नहीं हो सकता। शिरीन ने थोड़ी देर रुककर मुस्कुराया, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कंगन को पकड़ लिया। कुंवर सिंह की आंखें गहरी हो गई और उन्होंने खाली डिब्बे को पकड़ लिया और एक कदम पीछे ले लिया। ऐसा लगता है जैसे श्रीमती शिरीन जी ने सगाई को रद्द करने के लिए चुना है। शिरीन ने उसकी ओर देखा। अस्वाभाविक रूप से उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दस्तावेज की 2 और प्रतियां पेश की। ऐसा मामला होने के कारण कुंवर सिंह के पास कहने को अधिक कुछ नहीं था। ये कागज स्वयं आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा लिखा गया विघटन दस्तावेज था। आपको बस इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। अब से शिरीन जी और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के बीच कोई संबंध नहीं होगा। भविष्य में आपके विवाह का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। दस्तावेज के कागज की गुणवत्ता बहुत नाजुक थी। इस पर लिखावट तेज सुलेख की थी। ये महल मालिक आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की लिखावट थी। ये वास्तव में एक विघटन दस्तावेज था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने स्पष्ट रूप से सभी को पूर्वाभास करा दिया था। सब कुछ पूरी तरह से तैयार था। शिरीन इस सब पर हंसना चाहती थी। विघटन प्रक्रिया तलाक की तरह थी। दस्तावेज तलाक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है, जहां उनमें से प्रत्येक दूसरे के प्रति दिल में कुछ नहीं रखेगा। कुंवर सिंह ने हर चीज को विस्तार से तैयार करके रखा था। न सिर्फ उसने पहले से तैयारी की थी और तो और स्याही को भी उसने तैयार करके रखा था, बल्कि उसके हस्ताक्षर के रूप में उसकी तर्जनी को सील करने के लिए लाल स्याही का पेस्ट भी तैयार किया हुआ था। शिरीन ने ब्रश ले लिया और संक्षेप में दस्तावेजों पर शब्दों को देखा। फिर उसने दस्तावेज पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए और लाल स्याही पेस्ट के साथ उसके नाम के ऊपर उसके हस्ताक्षर को सील करने के लिए अपने अग्रदूत का उपयोग किया। एक बार जब वो कागजात पर हस्ताक्षर कर चुकी थी तो कुंवर सिंह ने एक प्रति लेने के लिए उसे सौंप दिया। कागजात का आदान प्रदान करते समय उसने गलती से उसका हाथ छू लिया। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन उसने अपनी रचना को बनाए रखा और कुछ नहीं कहा। कुंवर सिंह बहुत कुशल था। काम पूरा होते ही उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। शिरीन ने दस्तावेजों की अपनी प्रतिलिपि को मोड़ा और उसे भंडारण झोले में रख दिया, क्योंकि वो अपनी कुर्सी पर अब वापस आ गई थी। भवन एक बार फिर से खुश और हंसी से भर गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अक्सर अपना ध्यान शिरीन पर लगाते थे, क्योंकि वो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। शिरीन ने काफी खा लिया था। उसने 6 या 7 दिनों में बस उस अंधेरे जंगल की खोज की थी और सिर्फ उस तरह के फल खा रही थी जहां वो लगभग बंदर की तरह महसूस करती थी। अब जब वो अंत में एक सामान्य इंसान की तरह भोजन कर सकती थी तो वो निश्चित रूप से अपनी भूख को पूरी तरह से शांत कर रही थी। इसके अलावा सम्राट के शाही खानसामे ने सोच समझकर तैयारियां की थी। भोजन करते समय वो महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास कुछ तो ठीक नहीं था। उसने अपना सर उठाया और चारों ओर देखा, केवल ये महसूस करने के लिए कि हर कोई उसे देख रहा है। उनकी आंखें थोड़ी संदिग्ध थी। उनमें से कुछ अब अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। शिरीन इस समय तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने सहजता से अपने चेहरे को छू लिया। क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा था? उसके साथ में महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आवाज कम की और कहा, शिरीन, आराम से खाओ, कहीं घुट मत जाना। उसने चारों ओर देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखों की मुलाकात सबसे करवाई और शांति से कहा, आप सभी क्या देख रहे हैं? यदि आपको काले जंगल में भेजा गया होता और आप जीवित रहने में सक्षम होते तो आप इससे बेहतर नहीं दिख रहे होते। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उनकी अभिव्यक्तियां थोड़ा चमक उठी। फिर उन्होंने अपना ध्यान हटा दिया। शिरीन ने आखिरकार इसे महसूस किया। ये उसके खाने का तरीका था जिसने उन्हें हैरान कर दिया था। जब वो अपने सामने थालियों को देखती है तो वो बहुत चौंक जाती है। उसके आश्चर्य के लिए उसने 6 या 7 थालियां खाली कर दी थी। भोजन का अधिकांश हिस्सा मांस था, जो बड़े हिस्से में परोसा जा रहा था।
अचानक वो अपने सीने में सांस लेने में मुश्किल और घुटन महसूस कर सकती थी। भूदेव सिंह ने उसे नीम के रस का घोल दिया जो पेट की बीमारियों का हल निकालता था। शिरीन, इसे पी लो। शिरीन जानती थी कि यह समाधान की गंध से अपच का इलाज होता था। ये उसके उपभोग के लिए सही चीज थी, लेकिन उसने उन्हें धन्यवाद किया और पी लिया। फिर वो बेहतर महसूस कर सकती थी। क्या हाल है? भूदेव सिंह की आंखों में चिंता का संकेत था। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या ये महल का एक खास नुस्खा है? समाधान का स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, जिससे वो अधिक के लिए तरस रही थी। भूदेव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे खुद बनाया है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। वो बहुत सुंदर व्यक्ति थे। उनकी एक मुस्कान के साथ वो शहर के शहर उखाड़ फेंक सकते हैं। उनकी खुशबू एक शांत लालित्य के साथ दब गई थी, फिर भी खसखस की तरह नशीली सी लग रही थी। उनकी मोहक गंध उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। शिरीन ने उनसे बहुत बातें की, क्योंकि उसने अमीर और सम्मानित 8वें राजकुमार से जानने की उम्मीद नहीं की थी कि उसके लिए वो कोई दवाई तैयार करके रखेंगे। भूदेव सिंह की आंखों में एक रोशनी थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे ये भी पता है कि अलग अलग स्वाद और उद्देश्यों के साथ अलग अलग समाधान कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम राजधानी में वापस जाएंगे तो मेरे साथ चलेंगे आप? अगर आपको बुरा ना लगे तो।